एक्सट्रीम रेडिएशन की वजह से बुरी तरह गलकर पिघलता जा रहा, मगर अब भी जिंदा एक इंसान, हिसाशी ओची। 35 साल का एक हार्ड वर्किंग फैमिली मैन, जो उस दिन बस अपना काम कर रहा था। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वो खुद को एक ऐसी ट्रेजेडी के बीच फंसा हुआ पाता है जहां दर्द हर दिन बढ़ता जाता है, लेकिन मौत आने का नाम नहीं लेती। रेडिएशन दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन उसका असर उसकी बॉडी के हर हिस्से में महसूस हो रहा था, और हर गुजरते पल के साथ उसके शरीर को अंदर से चीरता जा रहा था। जरा सोच कर देखो, एक इंसान जिंदा है, सांस ले रहा है, बात भी कर रहा है, लेकिन उसका शरीर अंदर से धीरे धीरे टूटता जा रहा है। हर गुजरते सेकंड के साथ उसके सेल्स मर रहे हैं, स्किन उसके शरीर से अलग हो रही है, और उसके ऑर्गन एक एक करके काम करना बंद कर रहे हैं। लेकिन कोई भी उस डैमेज को रोक नहीं पा रहा, और डॉक्टर्स उसे मरते हुए देखने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे। ये कहानी है हिसाशी ओची की, उस इंसान की जिसने शायद ह्यूमन हिस्ट्री की सबसे दर्दनाक मौत को झेला। 30 सितंबर 1999, जापान में एक आम सी सुबह थी। तोकाईमुरा न्यूक्लियर फ्यूल रिप्रोसेसिंग प्लांट के अंदर सब कुछ रोज की तरह चल रहा था। वर्कर्स अपने अपने काम में लगे थे। मशीन्स की लगातार गूंज, रेडियो एक्टिव मटीरियल से भरे कमरे और डेडलाइन का प्रेशर, ये सब वहां काम करने वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी। ऊपर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट्स में यहां एक ऐसा हादसा होने वाला है जिसे बाद में दुनिया इतिहास के सबसे हॉरिफिक न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स में से एक की तरह याद करेगी। टेक्नीशियन हिसाशी ओची उस दिन भी हमेशा की तरह काम पर पहुंचे। शायद उन्हें भी यही लग रहा था कि ये दिन बाकी दिनों की तरह ही गुजरेगा, और शाम होते होते वो अपने घर, अपने परिवार के पास लौट जाएंगे। उस दिन प्लांट में उनके साथ उनके कॉलीग मासातो शिनोहारा और सुपरवाइजर युताका योकोकावा भी मौजूद थे। इन तीनों की जिम्मेदारी यूरेनियम मटेरियल्स को प्रोसेस करने की थी। ये ऐसा काम था जिसमें छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती थी। इसलिए बाकी दिनों की तरह उस दिन भी वो पूरी सावधानी के साथ यूरेनियम को संभालने और प्रोसेस करने में लगे हुए थे। लेकिन उस दिन एक चीज अलग थी। प्रेशर पहले से कहीं ज्यादा था। उस समय जापान अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए काफी हद तक फॉरेन सोर्सेज पर डिपेंडेंट था। धीरे धीरे देश को एहसास होने लगा कि सिर्फ इंपोर्ट्स के भरोसे रहना लंबे समय तक सस्टेनेबल नहीं है। इसी वजह से जापान अपनी डोमेस्टिक न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाने पर जोर दे रहा था। लेकिन इस बढ़ती डिमांड का प्रेशर सिर्फ कंपनी पर नहीं था। इसका असर प्लांट में काम करने वाले वर्कर्स पर भी पड़ रहा था, जो प्लांट के अंदर रोज इस खतरनाक काम को अंजाम देते थे। डेडलाइन कम होता जा रहा था, और ज्यादा आउटपुट की डिमांड कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा था। टोकाई न्यूक्लियर पावर प्लांट जापान का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन था। इस प्लांट में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल को टोकाईमुरा फैसिलिटी में प्रोसेस किया जाता था, जिसे जापान न्यूक्लियर फ्यूल कन्वर्जन कंपनी यानी जेसीओ चलाती थी। टोकाईमुरा फैसिलिटी में वर्कर्स यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड को एनरिच्ड यूरेनियम डायोनॉक्साइड में बदलते थे। इसके बाद इस मटेरियल को आगे प्रोसेसिंग के लिए दूसरी फैसिलिटीज में भेजा जाता, जहां इससे फ्यूल पेलेट्स बनाया जाता था। फिर इन पेलेट्स को ट्यूब्स के अंदर भरकर सील किया जाता, और बाद में इसे असेंबल करके फ्यूल रॉड्स तैयार किया जाता था। और यही फ्यूल रॉड्स न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज होता है, और इसी की मदद से न्यूक्लियर पावर जनरेट किया जाता है। जेसीओ नाम की ये कंपनी जो टोकाईमुरा फैसिलिटी चलाती थी, इन फ्यूल रॉड्स को जितनी जल्दी हो सके प्रोसेस करना चाह रही थी, और इसी प्रेशर के चलते जेसीओ ने धीरे धीरे सेफ्टी रेगुलेशंस को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वर्कप्लेस पर वर्कर्स प्रोटेक्टिव सूट्स पहनने के बजाय कैजुअल कपड़ों में ही काम करते थे, और इतने हैजर्डस यूरेनियम को प्रोसेस करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोसीजर और मशीन की जगह इसे स्टील की बाल्टी में मिलाया जा रहा था। न्यूक्लियर प्लांट टेक्नीशियन की सबसे क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक यूरेनियम मिक्सिंग प्रोसेस को सही तरीके से हैंडल करना था। इसके लिए एक फिक्स्ड प्रोसीजर था। सबसे पहले 5% कॉन्सेंट्रेशन वाले यूरेनियम पाउडर को एक ऑटोमेटेड डिसोल्यूशन टैंक में नाइट्रिक एसिड के साथ मिलाया जाता था। दूसरे स्टेप में इस मिक्सचर को एक सिलिंड्रिकल शेप्ड बफर टैंक में भेजा जाता था। इसका काम यूरेनियम को एक्सीडेंटल क्रिटिकलिटी से बचाना था। एक्सीडेंटल क्रिटिकलिटी यानी एक ऐसी सिचुएशन जहां यूरेनियम अपने आप एक डेंजरस न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। साथ ही ये टैंक यूरेनियम के फ्लो को भी कंट्रोल करता था। मिक्सचर को एक साथ आगे भेजने के बजाय धीरे धीरे ड्रिप करके तीसरे और आखिरी स्टेप यानी प्रेसिपिटेशन टैंक तक पहुंचाया जाता था। प्रेसिपिटेशन टैंक एक बड़ा इंडस्ट्रियल वेसल होता है, जहां केमिकल रिएक्शन के बाद बने सॉलिड पार्टिकल्स धीरे धीरे लिक्विड से अलग होने लगता है, और समय के साथ ये पार्टिकल्स टैंक के नीचे जमा हो जाता है, जिससे उसे आगे प्रोसेस करना आसान हो जाता है। इस प्रोसेस के दौरान काफी हीट जनरेट होता है, इसीलिए टैंक के चारों तरफ एक कूलिंग वाटर जैकेट लगाया गया था, जो उसे ठंडा रखने में मदद करता था। टेक्नीशियंस भी लगातार सिस्टम पर नजर रखते थे, ताकि यूरेनियम को सेफली हैंडल किया जा सके।
ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड मशीन्स के जरिए किया जाता था, जिससे गलती या एक्सीडेंट का खतरा काफी कम हो जाता था। लेकिन इस एक्सीडेंट से करीब 3 साल पहले बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए जेसीओ ने प्रोडक्शन कॉटेज करने के चक्कर में कुछ इंपॉर्टेंट सेफ्टी प्रोसीजर्स को हटा दिया था। प्रेशर इतना बढ़ गया कि रेगुलेटरी अप्रूवल्स की परवाह किए बिना वर्कर्स से ऑटोमेटेड मशीन्स की जगह स्टील बकेट्स में यूरेनियम पाउडर मिलवाया जाने लगा, और काम जल्दी खत्म करने के चक्कर में कई बार प्रोटेक्टिव सूट्स तक नहीं पहना जाता, क्योंकि ये सूट वर्कर्स को अनकंफर्टेबल लगता और उनका मानना था कि ये काम के स्पीड को धीमा कर देता है। नतीजा ये हुआ कि वर्कर्स इस खतरनाक मटेरियल के साथ भी अक्सर नॉर्मल कपड़ों में काम करने लगे। 30 सितंबर साल 1999 के दिन, जब जापान न्यूक्लियर फ्यूल कन्वर्जन कंपनी जेसीओ की 3 एम्प्लॉयज कंपनी की टोकाई वाली फैक्ट्री में जोयो एक्सपेरिमेंटल फास्ट रिएक्टर के लिए न्यूक्लियर फ्यूल तैयार कर रहे थे। न्यूक्लियर फ्यूल बेसिकली एक ऐसा स्पेशल न्यूक्लियर मटेरियल होता है जिसका यूज न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हीट पैदा करने के लिए किया जाता है। यही हीट टरबाइन्स को चलाती है और उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। और जिस प्रोसेस से ये हीट जनरेट होता है, उस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहा जाता है, जिसमें एटम का न्यूक्लियस टूटकर लार्ज अमाउंट में एनर्जी छोड़ता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर इसी प्रोसेस का यूज करके एनर्जी जनरेट करता है। और इस तरह के न्यूक्लियर फ्यूल को बनाने के लिए यूजुअली कुछ सर्टेन आइसोटोप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें यूरेनियम 233, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 शामिल है। उस दिन हिसाशी ओची, मसातो शिनोहारा और उनके सुपरवाइजर युताका योकोकावा एक वेसल में यही न्यूक्लियर फ्यूल तैयार कर रहे थे। यहां तक कि उन्होंने अपने प्रोटेक्टिव सेफ्टी गियर भी नहीं पहने थे और सिर्फ कैजुअल कपड़ों में ही इस एक्सट्रीमली डेंजरस मटेरियल के साथ काम कर रहे थे। सुबह लगभग 10:35 पर किसी भी आने वाले खतरे से पूरी तरह अनजान हिसाशी ओची और मासातो शिनोहारा एक स्टील बकेट में यूरेनियम पाउडर को मिक्स कर रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने गलती से एक ऐसा मिक्सचर तैयार कर दिया है जिसमें लीगल कॉन्सेंट्रेशन लिमिट से लगभग 7 गुना ज्यादा यूरेनियम मिल चुका था। इस दौरान युताका योकोकावा अपने ऑफिस की डेस्क से पूरी प्रोसेस पर नजर रखे हुए थे और इसे मॉनिटर कर रहे थे। हिसाशी प्रेसिपिटेशन टैंक के ऊपर झुककर उसमें यही सॉल्यूशन डाल रहे थे, जबकि शिनोहारा पास बने एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उनकी मदद कर रहे थे। तभी अचानक गामा रेडिएशन का अलार्म जोर जोर से बजने लगा। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। हुआ ये कि उन्होंने 18.8% एनरिच्ड यूरेनाइल नाइट्रेट सॉल्यूशन को एक ऐसे वेसल में डाल दिया जिसमें पहले से ही क्रिटिकल लेवल के करीब रेडियो एक्टिव मटीरियल मौजूद था। और जैसे ही ये सॉल्यूशन टैंक में डाला गया, उन्हें उसके अंदर से एक तेज नीली रोशनी दिखाई दी। केमिकल इम्बैलेंस की वजह से अचानक एक अनएक्सपेक्टेड और अनकंट्रोलेबल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो गया। वो नीली रोशनी कोई ऑर्डिनरी लाइट नहीं था, उसे चेरेनकॉफ रेडिएशन कहा जाता है। एक ऐसा फिनोमिनॉन जो अक्सर न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स की पहचान माना जाता है। इसका मतलब था कि गलती से एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू हो चुका था। देखते ही देखते उस नीली चमक ने पूरे कमरे को अपनी रोशनी से भर दिया। एक पल के लिए सब कुछ थम सा गया, लेकिन अगले ही मोमेंट पूरी फैसिलिटी के गामा रेडिएशन अलार्म जोर जोर से बजने लगे। मैसिव एनर्जी और लेथल गामा रेडिएशन पूरे कमरे में फैल चुका था। ऐसा लग रहा था मानो मौत खुद वहां उतर आई हो। एक न्यूक्लियर चेन रिएक्शन शुरू होते ही अचानक मैसिव अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जैसे चार्ज्ड पार्टिकल्स अपने आसपास के मीडियम में काफी तेजी से मूव करने लगे। इसी वजह से टैंक के अंदर वो ब्राइट ब्लू लाइट दिखाई दी थी। अब कुछ ही सेकंड में लीथल गामा रेडिएशन पूरे एरिया में फैल गया। तीनों समझ चुके थे कि उनसे एक अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन शुरू हो गया है, जिसका कॉन्सिक्वेंस एक्सट्रीमली फेटल हो सकता था। हिसाशी रिएक्शन के सबसे करीब थे, इसलिए सबसे ज्यादा रेडिएशन उनको ही मिला। जिस पल क्रिटिकलिटी एक्सीडेंट हुआ, या कहो कि जिस सेकंड वो नीली चमक दिखाई दी थी, उसी पल हिसाशी के शरीर के अंदर ऐसा डैमेज शुरू हो गया था जिसे वापस ठीक करना नामुमकिन था। ये समझते ही तीनों वर्कर्स जितनी तेज भाग सकते थे, उतनी तेज उस जगह से दूर भागे। लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनका शरीर अंदर से जल रहा है। शायद उस वक्त हिसाशी को भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल चुकी है और उनकी मौत का प्रोसेस शुरू हो चुका है। कुछ ही मिनट में हिसाशी और शिनोहारा के पूरे शरीर में असहनीय दर्द होने लगा। उनका जीभ बुरी तरह मिचलाने लगा और सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। किसी तरह दोनों डिकंटामिनेशन रूम तक पहुंचे, जहां हिसाशी ने उल्टी की और फिर वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। जब फ्यूल प्रोसेसिंग प्लांट के ऑफिशियल्स को तुरंत समझ आया कि सिचुएशन कितनी सीरियस है, तो उन्होंने बाकी वर्कर्स को वहां से तुरंत इवैक्यूएट कर दिया। कुछ ही देर बाद एक्सीडेंट साइट के सबसे करीब मौजूद इन तीनों वर्कर्स को चिबा के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेडियोलॉजिकल साइंसेज में हॉस्पिटलाइज किया गया। लेकिन जब डॉक्टर्स ने उनकी बॉडी को एग्जामिन किया, तो डॉक्टर्स को एहसास हुआ
कि वे ऐसी सीवियर रेडिएशन एक्सपोजर डैमेज को देख रहे थे जिसका सामना मेडिकल हिस्ट्री में पहले शायद ही कभी किया गया था। सबसे ज्यादा रेडिएशन हिसाशी ने एब्जॉर्ब किया था क्योंकि वही रिएक्शन के सबसे करीब मौजूद थे। हिसाशी ओची 17 सीवर्ट्स से ज्यादा रेडिएशन के कांटेक्ट में आ चुके थे। ये रेडिएशन का एक ऐसा अमाउंट है जिसे झेल पाना किसी इंसान के लिए लगभग इम्पॉसिबल माना जाता है। वहीं मासातो शिनोहारा लगभग 10 सीवर्ट्स रेडिएशन से एक्सपोज हुए थे, जबकि युताका योकोकावा की बॉडी ने करीब 3 सीवर्ट्स रेडिएशन अब्जॉर्ब किया था। अब यह फिगर कितना खतरनाक है, इसे समझने से पहले हमें यह जानना होगा कि सीवर्ट्स आखिर होता क्या है। तो जिस तरह वेट को मापने के लिए ग्राम और हाइट को मापने के लिए सेंटीमीटर का इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह किसी बायोलॉजिकल बॉडी ने कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब किया है, इसे मापने के लिए सीवर्ट्स यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल है कि इन वर्कर्स को मिला रेडिएशन नॉर्मल एक्सपोजर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा था। तो इसे ऐसे समझते हैं, यूएस एनआरसी के डेटा के अकॉर्डिंग एक एवरेज अमेरिकन हर साल नेचुरल और डेली लाइफ के रेडिएशन सोर्सेज से अप्रॉक्सीमेटली 620 मिलीरेम रेडिएशन रिसीव करता है। 620 मिलीरेम लगभग 6.2 मिलीसीवर्ट के बराबर होता है, जबकि 1 सीवर्ट में 1000 मिलीसीवर्ट होते हैं। अब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जहां एक आम इंसान पूरे साल में जितनी रेडिएशन रिसीव करता है, और न्यूक्लियर वर्कर्स के लिए भी जहां सालाना सेफ एक्सपोजर लिमिट सिर्फ 20 से 50 मिलीसीवर्ट मानी जाती है, वहीं हिसाशी ओची की बॉडी कुछ ही सेकंड्स में उससे लगभग 2772 गुना ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर चुकी थी। इस रेडिएशन एक्सपोजर की सीरियसनेस का अंदाजा लगाने के लिए इसे ऐसे समझ सकते हैं। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से करीब 40 टन एमआईसी यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी। इस हादसे में 25,000 से ज्यादा लोग मारे गए और लाखों लोग इसकी चपेट में आ गए, और इसे ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे डेडलिएस्ट इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स में से एक माना जाता है। लेकिन उस ट्रेजेडी में भी किसी एक इंसान के शरीर ने उतना नुकसान नहीं झेला था जितना रेडिएशन हिसाशी की बॉडी अकेले अब्जॉर्ब कर चुकी थी। उसकी बॉडी ने इतनी ज्यादा रेडिएशन अब्जॉर्ब कर ली थी कि हिसाशी ओची को धरती पर अब तक का सबसे रेडियो एक्टिव इंसान कहा जाता है। 30 सितंबर की शाम जब हिसाशी को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो बाहर से देखने पर वो ऑलमोस्ट ठीक ही लग रहा था। नर्स ने देखा कि उसकी स्किन सनबर्न जैसी दिखाई दे रही थी और उसका हाथ भी सूजा हुआ था। पहली नजर में किसी को नहीं लगा कि उसकी हालत इतनी खराब है, बल्कि कई लोगों को लगा भी कि वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये इतिहास की सबसे भयानक और दर्दनाक मौतों में से एक की बस शुरुआत थी। इंसिडेंट की खबर मिलते ही कुछ ही समय बाद हिसाशी की वाइफ और उसका छोटा बेटा हॉस्पिटल पहुंचे। उस वक्त हिसाशी को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसके साथ कोई सीरियस एक्सीडेंट हुआ है। उसका चेहरा थोड़ा सूजा हुआ था, आंखें लाल पड़ गई थीं, लेकिन इसके अलावा उसकी बॉडी पर कोई सीरियस इंजरी नजर नहीं आ रहा था। उसके शरीर पर ना कहीं छाले थे और ना ही किसी तरह के जलने का निशान दिखाई दे रहा था। मगर हिसाशी ने अपने हाथ और कानों के आसपास दर्द होने की शिकायत जरूर की थी। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतनी ज्यादा रेडिएशन के कांटेक्ट में आने के बाद भी उसकी बॉडी बाहर से इतनी नॉर्मल कैसे नजर आ रही थी। लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। अगले 24 घंटों के अंदर उसकी हालत अचानक बिगड़ने लगी। एक्सीडेंट के तुरंत बाद सांस लेने में जो तकलीफ उसने फील की थी और फिर कुछ समय के लिए कम हो गई थी, वही अब दोबारा लौट आया था। लेकिन इस बार उसकी सांस पहले से ज्यादा फूलने लगी। हिसाशी ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। उसे इस हालत में तड़पता देख डॉक्टर्स ने तुरंत उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर डाल दिया। डॉक्टर्स ने देखा कि उसका पेट पिछले दिन के मुकाबले और ज्यादा फूला हुआ था। जैसे जैसे हिसाशी की हालत बिगड़ती गई, अब डॉक्टर्स को एहसास होने लगा कि वो किसी ऑर्डिनरी रेडिएशन सिकनेस का सामना नहीं कर रहे हैं। रेडिएशन डैमेज की सीवेरिटी को देखते हुए एक्सीडेंट के करीब 3 दिन बाद उसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया। वहां ज्यादा एडवांस्ड मेडिकल इक्विपमेंट और एक्सपीरियंस्ड स्पेशलिस्ट्स मौजूद थे जो उसकी जान बचाने की आखिरी उम्मीद बन सकते थे। दूसरी तरफ जेसीओ ऑफिशियल्स ने इस हादसे की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बजाय हिसाशी और उसके साथ काम करने वाले पर डालने की कोशिश करने लगे। उनका क्लेम था कि वर्कर्स ने समय बचाने और काम जल्दी खत्म करने के लिए अपनी मर्जी से यूरेनियम पाउडर को बकेट में मिलाया था। यानी कंपनी के अकॉर्डिंग ये कोई सिस्टम फेलियर नहीं, बल्कि वर्कर्स की नेग्लिजेंस का नतीजा था। इधर जब डॉक्टर्स को उसके वर्कप्लेस पर हुए एक्सीडेंट के बारे में पता चला तो उन्होंने हिसाशी की एक के बाद एक कई मेडिकल टेस्ट्स करानी शुरू कर दी। उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बॉडी के अंदर आखिर क्या चल रहा है। जवाब ढूंढने के लिए डॉक्टर्स ने उसका बोन मैरो बायोप्सी किया, लेकिन जब रिपोर्ट्स आई तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। टेस्ट्स में पता चला कि रेडिएशन ने उसके क्रोमोसोम्स को लगभग पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। असल में हमारा शरीर हर दिन खुद को रिपेयर करता रहता है। पुरानी और डैमेज्ड सेल्स मरती हैं
और उनकी जगह नई सेल्स बनती रहती हैं। इस पूरी प्रोसेस को चलाने में क्रोमोसोम्स और उसके अंदर मौजूद डीएनए का सबसे वाइटल रोल होता है। यही हमारे शरीर को बताते हैं कि नई सेल्स कैसे बनानी है और डैमेज टिश्यूज को कैसे ठीक करना है। लेकिन हिसाशी के साथ सबसे बड़ा हादसा यही हुआ था कि रेडिएशन ने उसके क्रोमोसोम्स को इतनी बुरी तरह डैमेज किया था कि उसकी बॉडी नया सेल बनाना लगभग बंद कर चुका था। यानी बाहर से वो अभी भी जिंदा दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसका शरीर खुद को रिपेयर करने की एबिलिटी खो चुका था। जब डॉक्टर्स हिसाशी के बोन मैरो सेल्स की इमेजेस देख रहे थे, तो उन्हें कुछ बेहद स्ट्रेंज दिखाई दिया। जहां जनरली क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए थे, वहां सिर्फ बिखरे हुए काले डॉट्स दिखाई दे रहे थे। तभी उन्हें समझ आया कि उसके सेल्स का सबसे बेसिक सिस्टम ही बुरी तरह तबाह हो चुका था। रेडिएशन ने उसके क्रोमोसोम्स को इस कदर नुकसान पहुंचाया था कि कुछ नॉर्मल तरीके से आपस में फ्यूज हो गए थे, जबकि रेडिएशन के धमाके के कारण उसका डीएनए लिटरली छोटे छोटे टुकड़ों में टूट कर बिखर गया था। डॉक्टर्स समझ गए थे कि उसके शरीर के अंदर जो नुकसान हुआ है, उसे ठीक करना लगभग नामुमकिन है। तभी डॉक्टर्स को समझ आया कि हिसाशी का मामला सिर्फ मामूली रेडिएशन सिकनेस का नहीं था। रेडिएशन उसे सिर्फ बाहर से नहीं, बल्कि अंदर से खत्म कर रहा था। उस इमेज ने साफ दिखा दिया था कि रेडिएशन इम्पैक्ट की वजह से उसकी बोन मैरो सेल्स और क्रोमोसोम्स टूटने लगा है और डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म भी लगभग पूरी तरह खराब हो चुका है। इसका मतलब था कि उसकी बॉडी ने नई सेल्स बनाना भी बंद कर दिया था। यानी अब जो सेल्स मर रही थी, उनकी जगह नई सेल्स नहीं बन पा रही थी। धीरे धीरे उसका शरीर खुद को जिंदा रखने की ताकत खोता जा रहा था। वो अब खुद को हील नहीं कर सकता था। डॉक्टर्स ने उसकी कंडीशन को वॉकिंग गोस्ट फेज कहा। इस फेज में इंसान बाहर से देखने पर ठीक और जिंदा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका शरीर धीरे धीरे मर रहा होता है। हिसाशी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। बाहर से वो अभी भी एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके शरीर के अंदर सब कुछ बिखरना शुरू हो चुका था। अब सवाल ये नहीं था कि हिसाशी की हालत और बिगड़ेगी या नहीं, बल्कि ये था कि उसका शरीर कब तक टिक पाएगा। हालांकि उसकी असली सफरिंग अभी बस शुरू होने वाली थी। जरा सोचकर देखो, किसी इंसान का इम्यून सिस्टम पूरी तरह खत्म हो जाए और उसके शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने वाले व्हाइट ब्लड सेल्स ही ना बचें, तो जिंदगी कैसी होगी। ऐसे सिचुएशन में दरवाजे का डोरनॉब छूना, किसी से हाथ मिलाना या यहां तक कि खाना खाना भी डेंजरस हो, क्योंकि पता नहीं कौन सा बैक्टीरिया या वायरस जानलेवा साबित हो जाए। हिसाशी के लिए अब यही उसकी नई हकीकत थी। उसका शरीर अब उन चीजों से भी खुद को नहीं बचा सकता था जिनसे एक नॉर्मल इंसान हर दिन बिना सोचे समझे गुजर जाता है। इसलिए हिसाशी की ट्रीटमेंट कर रहे उनके चीफ डॉक्टर, डॉक्टर काजुहिको माएकावा को लगा कि उसे इन्फेक्शन से बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे पूरी तरह स्टेराइल एनवायरनमेंट में रखा जाए। उसकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, इसलिए एक माइनर इन्फेक्शन भी उसकी जान लेने के लिए काफी था। इसी वजह से डॉक्टर्स ने उसे एक स्टेराइल रूम में शिफ्ट किया, जहां हर चीज को बैक्टीरिया फ्री रखा जाता था। स्टेराइल एनवायरनमेंट में रखने के बाद इन्फेक्शन का खतरा तो काफी हद तक टल गया था, लेकिन डॉक्टर्स जानते थे कि सिर्फ इतना काफी नहीं था। इसीलिए डॉक्टर्स कोई ऐसा तरीका खोज रहे थे जो उसके शरीर को रिकवर करने में हेल्प कर सके। इसी उम्मीद में उसकी मेडिकल टीम ने हिसाशी की जान बचाने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट आजमाने का फैसला किया। ये एक ऐसी टेक्निक थी जिसका इस्तेमाल कुछ कैंसर पेशेंट्स के इलाज में किया जाता था, जिसे हेमटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंटल स्टेम सेल ट्रांसप्लांट ट्रीटमेंट को ट्राई करने के पीछे उम्मीद ये थी कि किसी हेल्थी डोनर के बोन मैरो सेल्स को हिसाशी की बॉडी में डालकर उसकी रिकवरी को एक और मौका दिया जा सके। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ, तो ये नए सेल्स उसके बॉडी के अंदर काम करना शुरू कर देता और ये उसकी बॉडी में नया बोन मैरो सेल्स बनाने में भी मदद कर सकता था। लेकिन इस ट्रीटमेंट के सक्सेसफुल होने के लिए ऐसे डोनर की जरूरत थी जिसका इम्यून सिस्टम हिसाशी के इम्यून सिस्टम के साथ काफी हद तक मैच करता हो। इसलिए डॉक्टर्स ने हिसाशी की फैमिली को बताया कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांट जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा होगा। लकीली हिसाशी की बहन स्टेम सेल्स डोनेट करने के लिए तैयार हो गई। मेडिकल टीम के लिए ये एक बड़ी राहत थी, क्योंकि उन्हें अब एक सूटेबल डोनर मिल चुका था। सारी प्रिपरेशंस और फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद डॉक्टर्स ने इस एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट के प्रोसेस को शुरू कर दिया। हालांकि हिसाशी पहला ऐसा रेडिएशन विक्टिम था जिस पर इस तरह का ट्रीटमेंट किया जा रहा था। डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि ये नई स्टेम सेल्स उसके शरीर में जाकर हेल्दी ब्लड सेल्स बनाना शुरू कर देगा और जो शायद उसकी रिकवरी का रास्ता खोल देगा। लेकिन वो ये भी जानते थे कि वो एक अनजान रास्ते पर चल रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर्स हिसाशी के परिवार से कोई बात छिपाकर उन्हें फॉल्स होप नहीं देना चाहते थे। डॉक्टर्स चाहते थे कि फैमिली उसके कंडीशन की सिवेरिटी और रेडिएशन एक्सपोजर के पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस को पूरी तरह समझ ले, ताकि आगे जो भी हो उसके लिए फैमिली तैयार रहे। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के करीब 10 दिन बाद डॉक्टर काजुहिको माएकावा ने यह देखने के लिए एक और टेस्ट कराया कि ट्रीटमेंट कोई असर दिखा रहा है या नहीं।
हैरानी की बात यह थी कि हिसाशी की बहन से ली गई स्टेम सेल्स उसके शरीर में फैलती हुई दिखाई दी। ये पहली बार था जब डॉक्टर्स को लगा कि शायद ये ट्रीटमेंट काम कर रहा है। अगले कुछ दिनों में उसका व्हाइट ब्लड सेल्स का काउंट भी वापस नॉर्मल लेवल के करीब पहुंचने लगा। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि कंडीशन इंप्रूव हो रहा है, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया। अगले ही हफ्ते हिसाशी की हालत फिर से बिगड़ने लगी। डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि शायद ट्रांसप्लांट के बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे संभलना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेडिएशन उसके शरीर को जितना डैमेज कर चुका था कि उससे उबर पाना नियरली इम्पॉसिबल साबित हो रहा था। यहां तक कि ट्रांसप्लांट किया गया स्टेम सेल्स उसके शरीर में सर्वाइव नहीं कर पाया, वो भी करप्ट होने लगा। कुछ हफ्तों तक डॉक्टर्स हर संभव कोशिश करते रहे, लेकिन नया स्टेम सेल हिसाशी की बॉडी में बनना शुरू ही नहीं हो रहा था। उसका इम्यून सिस्टम कोलैप्स हो चुका था, इसलिए उसे एक स्पेशल आइसोलेशन वार्ड में रखा गया ताकि किसी इन्फेक्शन से बचाया जा सके। लेकिन इन सब के बावजूद उसकी कंडीशन लगातार खराब होती जा रही थी, और डॉक्टर्स कहीं ना कहीं इस बात को मान चुके थे कि हिसाशी का रिवाइवल अब मुश्किल है। अब हिसाशी को बहुत ज्यादा प्यास लगने लगी थी, लेकिन वो चाहे कितना भी पानी पी ले, उसकी बेचैनी कम नहीं होती थी। कुछ दिनों बाद उसकी स्किन जलने लगी। स्किन धीरे धीरे अपनी इलास्टिसिटी खो रहा था। अब उसकी स्किन इतनी फ्रैजाइल हो चुकी थी कि जब डॉक्टर्स उसकी बॉडी से मेडिकल टेप हटाते तो टेप के साथ उसकी स्किन भी निकल आती थी। ये सब अपने आप में काफी दर्दनाक था, लेकिन इससे भी ज्यादा दर्दनाक ये था कि हिसाशी की बॉडी नए सेल को बना ही नहीं रही थी, जिस वजह से जो स्किन मेडिकल टेप के साथ निकल जाता था वो दोबारा हील नहीं हो रहा था। उसकी बॉडी की प्रोटेक्टिव आउटर लेयर, जो अंदर के डेलिकेट टिश्यू को बचाकर रखती है, वो धीरे धीरे हिसाशी की बॉडी में पूरी तरह से खत्म हो गया था। इसके बाद उसके लंग्स में फ्लूइड भरने लगा, जिससे उसका सांस लेना और बोलना तक मुश्किल हो गया। अब उसकी बची हुई ताकत भी खत्म होने लगी और वो पूरी तरह बिस्तर पर आ गया। आखिरकार डॉक्टर्स ने उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पर डाल दिया। उम्मीद थी कि इससे उसके कमजोर पड़ चुके शरीर को थोड़ा सपोर्ट मिल सके। परेशान होकर डॉक्टर काजुहिको माइकावा ने यह पता लगाने के लिए हिसाशी की एंडोस्कोपिक सर्जरी कराई कि आखिर ट्रीटमेंट फेल क्यों हो रहा था। लेकिन जो उन्होंने देखा उसने सारी उम्मीदों को झटका दे दिया। डॉक्टर्स ने पाया कि हिसाशी के इंटेस्टाइन्स की प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी और जगह जगह से अलग होने लगी थी। यही वजह था कि उसका शरीर पानी, खाना या सप्लीमेंट्स से मिलने वाले न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहा था। कुछ समय पहले जो उम्मीद दिखाई दी थी अब टूट चुकी थी। जिस बॉडी को डॉक्टर्स बचाने की कोशिश कर रहे थे वो लिटरली अंदर से गलने लगा था। एक्सीडेंट के करीब 2 हफ्ते बाद हिसाशी ने खाना खाना भी बंद कर दिया, या यूं कहे कि वो खाना खा ही नहीं पा रहा था। उसे जिंदा रखने के लिए डॉक्टर्स ने न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड्स सीधे उसकी नसों के जरिए देना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी तकलीफ यहीं खत्म नहीं हुई। उसकी स्किन की प्रोटेक्टिव लेयर, एपिडर्मिस न रहने के कारण उसका दर्द लगातार बढ़ता जा रहा था। हालत ऐसी हो गई थी कि नीडल, इंजेक्शन या कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट जो उसकी बॉडी में जाता वो उसे अनबेरेबल दर्द देता, और सिंपल इंजेक्शन भी उसे किसी चाकू से ज्यादा दर्द पहुंचाता था। अब हिसाशी की बॉडी में डिहाइड्रेशन का भी रिस्क बहुत हाई था। उसकी स्किन इतनी बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी कि शरीर से लगातार फ्लूइड बाहर निकल रहा था, और डॉक्टर्स दिन रात उसे रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हालत हर दिन और मुश्किल होता जा रहा था। फ्लूइड लॉस को कम करने के लिए उसकी बॉडी पर बैंडेजेस लगाया गया, मगर बैंडेज हटाते समय स्किन भी उसके साथ निकल आता था। उसकी हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिर्फ बैंडेज बदलने में ही आधा दिन निकल जाता था। आखिरकार डॉक्टर काजुहिको ने एक लास्ट होप के तौर पर स्किन ग्राफ्ट्स लगाया। लगा कि इससे स्किन को बचाया जा सकेगा और फ्लूइड लॉस कम होगा। लेकिन रेडिएशन ने उसके टिश्यूज को इतनी बुरी तरह तबाह कर दिया था कि ग्राफ्ट्स उसकी बॉडी पर टिक ही नहीं पाया। हिसाशी का दर्द अब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। एक ऐसा टाइम भी आया जब वो अपनी आंखें ना तो ठीक से खोल पाता था, ना बंद कर पाता। नर्सेस ने बताया कि उसकी आंखों से खून तक निकलने लगा था। इस बीच 2 महीने गुजर चुके थे और हर नया दिन उसके लिए नई तकलीफें लेकर आता था। उसकी हालत लगातार गिरती जा रही थी, लेकिन फिर भी उसके कमरे के बाहर बैठे लोग किसी चमत्कार का इंतजार कर रहे थे। मगर हिसाशी की मेडिकल टीम इसे आउट लाउड कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि हिसाशी के पास वक्त अब बहुत कम बचा था। जब हालत और बिगड़ी तो डॉक्टर्स को उसे मेडिकली इंड्यूस्ड कोमा में डालना पड़ा, ताकि कम से कम उसे दर्द महसूस ना हो। कोमा में उसकी हालत में कुछ इंप्रूवमेंट दिखा, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिका। धीरे धीरे डॉक्टर्स को साफ दिखने लगा कि उसके ऑर्गन्स काम करना बंद कर रहे हैं। सबसे पहले उसके शरीर पर लगातार पड़ रहे जोर की वजह से उसका दिल अपने नॉर्मल से दोगुनी स्पीड से धड़क रहा था। हालांकि वो पूरी तरह से आराम की हालत में होने के बावजूद उसका हार्ट बीट इतना तेज हो गया था कि मानो वो किसी 100 यार्ड की दौड़ में दौड़ रहा हो।
ये स्पीड इतनी एबनॉर्मल थी कि उसका हार्ट लगातार अपनी नॉर्मल लिमिट से कहीं ज्यादा लोड ले रहा था। फिर एक समय ऐसा आया जब उसका दिल उस प्रेशर को और नहीं हैंडल कर पाया और अचानक धड़कना बंद कर दिया। डॉक्टर्स ने तुरंत सीपीआर शुरू किया और किसी तरह उसे रिवाइव किया, लेकिन क्योंकि कोई डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर पहले से मौजूद नहीं था, डॉक्टर्स ने उसे सीपीआर देकर वापस रिवाइव करने की कोशिश की थी। लेकिन ऐसा करने के बाद उसका ब्रेन बेयरली ही काम कर रहा था। फिर कुछ ही समय बाद लिवर फेल हुआ, फिर किडनीज ने काम करना बंद कर दिया। अब उसका शरीर सिर्फ मशीन्स के सहारे चल रहा था। डॉक्टर्स जानते थे कि अब रिकवरी पॉसिबल नहीं है। आखिरकार डॉक्टर काजुहिको माइकावा ने हिसाशी के परिवार को बुलाया। बातचीत आसान नहीं थी। डॉक्टर काजुहिको ने धीरे धीरे उन्हें यह समझाने की कोशिश की कि अब उसे जिंदा रखना इलाज नहीं, सिर्फ उसकी सफरिंग को बढ़ाना है। अब उसे और दर्द देना इंसानियत नहीं होगी। काफी सोच विचार के बाद हिसाशी के परिवार ने डू नॉट रिससिटेट ऑर्डर पर साइन कर दिया ताकि हिसाशी के दर्द को खत्म किया जा सके। डू नॉट रिससिटेट या डीएनआर एक मेडिकल ऑर्डर होता है। इसका मतलब है कि अगर पेशेंट का दिल धड़कना बंद कर दे या उसकी सांस रुक जाए तो डॉक्टर्स उसे सीपीआर, इलेक्ट्रिक शॉक या किसी इमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर की मदद से वापस रिवाइव करने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसा डिसीजन आमतौर पर तब लिया जाता है जब पेशेंट के बचने की उम्मीद बहुत कम हो और रिकवरी की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी हो, या फिर पेशेंट खुद ऐसी मेडिकल इंटरवेंशन नहीं चाहता हो। फैमिली पूरी तरह टूट चुकी थी। आखिरकार भारी मन से उन्होंने डू नॉट रिससिटेट पर साइन कर दिया। 21 दिसंबर 1999 की रात, एक्सीडेंट के करीब 83 दिन बाद, लगभग 11:21 पर हिसाशी को एक बार फिर कार्डियक अरेस्ट आया और एग्जामिनेशन के बाद डॉक्टर्स ने उसे डेड डिक्लेयर कर दिया। 83 दिनों तक उसने ऐसा अनइमेजिनेबल दर्द सहा था जिसकी कल्पना करना भी आसान नहीं है। इस दौरान डॉक्टर्स ने अपनी तरफ से तमाम कोशिश की। स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, स्किन ग्राफ्ट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और ना जाने कितनी मेडिकल इंटरवेंशंस, लेकिन एक एक करके ये सब नाकाम हो गया। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर ने धीरे धीरे हिसाशी के शरीर को पूरी तरह खत्म कर दिया था। हिसाशी ओची 35 साल का एक हार्ड वर्किंग इंसान जो अपनी फैमिली के लिए जीता था और रोजमर्रा की एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा था, आखिरकार इस दुनिया से चला गया। उसके जाने के साथ ही उसका दर्द भी खत्म हो गया, लेकिन पीछे एक ऐसा सच छोड़ गया जो बहुत भारी था। एक आम इंसान जो सिर्फ अपना काम कर रहा था, वो अनसेफ सिस्टम और नेग्लिजेंस के बीच फंसकर ऐसी हालत तक पहुंच गया जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। कॉरपोरेट ग्रीड और अनसेफ वर्क कल्चर ने उसे इतिहास की सबसे दर्दनाक मौत दी थी। अब इस इंसिडेंट में दो और विक्टिम्स मासातो शिनोहारा और युताका योकोकावा भी थे। इनमें से मासातो शिनोहारा भी रेडिएशन के इफेक्ट से बच नहीं पाए। कैंसर, इंटरनल ब्लीडिंग और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से एक्सीडेंट के करीब 7 महीने बाद 27 अप्रैल 2000 को मासातो शिनोहारा भी जिंदगी की लड़ाई हार गए। मगर युताका योकोकावा उस बेहद खतरनाक रेडिएशन एक्सपोजर के बावजूद बच गए। लेकिन इस पूरे हादसे के बाद उन्हें अपनी नेग्लिजेंस की वजह से गंभीर लीगल कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़ा। इस इंसिडेंट में करीब 49 वर्कर्स रेडिएशन एक्सपोजर का शिकार हुए थे। बाद में जेसीओ के 6 ऑफिशियल्स, जिनमें योकोकावा भी शामिल थे, उन पर प्रोफेशनल नेग्लिजेंस और न्यूक्लियर सेफ्टी लॉज के वायोलेशन का चार्ज लगाया गया। कंपनी को अफेक्टेड बिजनेसेस और लोकल रेजिडेंट्स को कंपेंसेशन देने के लिए लगभग 12.6 बिलियन येन चुकाना पड़ा। इसके बाद जेसीओ का लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया गया। इस पूरे हादसे को दुनिया आज भी हिसाशी ओची के नाम से याद करती है, क्योंकि शायद इंसानी इतिहास में किसी ने मौत को इतने लंबे समय तक इतने दर्दनाक तरीके से महसूस नहीं किया था।